हेलो एवरीवन, ये सीरीज का एक 30वां लेक्चर हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं, जिसमें हम डबली रीइंफोर्स बीम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डबली रीइंफोर्स बीम एलएसएम में हम लोग जनरली क्यों प्रोवाइड करते हैं डबली रीइंफोर्स बीम, और डबली रीइंफोर्स बीम का क्या मतलब होता है, ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। डबली रीइंफोर्स बीम, जैसा नाम से क्लियर हो रहा है कि डबली है, रीइंफोर्समेंट दो जगह लगा गया है, दो जगह पर लगा हुआ है। जैसे हम लोग शुरू में पढ़े थे, हमने पढ़ा था अभी तक लेक्चर 29 में, ये सिंगली रीइंफोर्स बीम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। सिंगली रीइंफोर्स बीम मीन्स टेंशन जोन में अगर आपका ये न्यूट्रल एक्सिस है तो हम लोगों ने टेंशन में स्टील प्रोवाइड किया था। दिस इज योर एएसटी प्रोवाइड किया था हमने। अब ये जो हमारी प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज हम ये कह सकते हैं कि एनालिसिस ऑफ डबली रीइंफोर्स बीम। डबली रीइंफोर्स बीम के का एनालिसिस किया जाना। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि डबली रीइंफोर्स बीम कैसे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। मीन्स यहां पर हमने सिंगली रीइंफोर्स बीम प्रोवाइड की है, और अगर ये कंप्रेशन जोन में भी हम स्टील प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ रही है तो ये बीम जो है एक्चुअली डबली रीइंफोर्स हो जा रही है। यहाँ पर जो हम स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं वो मान लीजिए एएससी प्रोवाइड करते हैं, और इसका जो डिस्टेंस है टॉप फाइबर से वो डी डैश कवर के ऊपर है। तो यहाँ पर डबली रीइंफोर्स का मतलब ये हो गया कि दिस इज नथिंग a beam with a singly reinforced beam with some amount of steel, मान लीजिए स्टील AST1 है, और प्लस ऑक्सिलरी बीम, एक अलग से बीम हम लोग सोचते हैं जिसमें कंक्रीट नहीं है। स्टील यहां हमने प्रोवाइड किया है, वो आपका ASC है, और यहां जो स्टील हमने प्रोवाइड किया है वो AST2 है। कहने का मतलब हुआ कि सिंगली रीइंफोर्स बीम को अगर एडिशनल स्टील दोनों साइड में प्रोवाइड कर दिया जाए तो उससे हम एक अतिरिक्त मोमेंट कैरी करा सकते हैं। तो डबली रीइंफोर्स बीम क्यों प्रोवाइड करते हैं, वो किस लिए प्रोवाइड करते हैं, ये हमारी चर्चा का विषय है, और उसको हम किस तरह से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक पार्ट हमारा सिंगली रीइंफोर्स बीम का हो गया, दूसरा हमारा अदर सप्लीमेंट्री बीम का हो गया, जिसमें कंक्रीट का रोल नहीं है, केवल स्टील कंप्रेशन और टेंशन में स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तरह से चीजें आ गई। अब बात यह होती है कि डबली रीइंफोर्स बीम हम प्रोवाइड किस लिए करते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर नंबर एक बात की जाए, व्हेन द डेप्थ ऑफ बीम इज रिस्ट्रिक्टेड, अगर बीम की गहराई को आपने एक दायरे में रख लिया है कि इससे ज्यादा नहीं बढ़ना है, ड्यू टू आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, या अदर सम रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि हमारा कस्टमर है जिसका आप डिजाइन करने जा रहे हैं,
वो कहता है कि आप इसकी डेप्थ इतना ही रखिए, जैसे 6 इंची 8 इंची साफ दिखाई पड़े। तो एक रूपता इसलिए हमको चाहिए कि बीम की जो डेप्थ नीचे से दिखाई पड़े या बॉटम हमको दिखाई पड़े, वो आपकी इतनी ही डेप्थ हमको चाहिए। तो उस कंडीशंस में हमें ये चॉइस हमारे पास आएगा कि पॉइंट ये होगा कि दिस इज पॉइंट नंबर 2 कि द मोमेंट carried by singly reinforced beam, जो सिंगली reinforced बीम मोमेंट कैरी कर रही है, वो उससे उसकी क्षमता फेलोर में अधिक हो जा रही है। द मोमेंट कैरिड बाय सिंगली reinforced इज इनसफिशिएंट, तो वो सफिशिएंट नहीं है। इसकी वजह से हमें मोमेंट अदर पार्ट में कैरी कराना पड़ेगा। इसके लिए हमें ये चीजें डब्ल्यू में जाना पड़ेगा कि मोमेंट अलग से एक्स्ट्रा हम कराएं, जो सिंगली से कराएं, इसके अलावा हम इसमें कराएं। तीसरा पॉइंट ये है कि जैसे आपका कंटिन्यूअस बीम है, अगर मान लीजिए कंटिन्यूअस बीम है, तो यहां जो कंप्रेशन, यहां पर जो अगर कोई मूविंग लोड अगर आपका चल रहा है इस तरह से, तो यहां क्या है कि एक तरह से ग्राफिकली इस तरह से चेंजेस आएंगे आपके। तो यहां क्या है कि कंप्रेशन में यहां पर निगेटिव मोमेंट आपके डेवलप हो रहे हैं, और मान लीजिए इस पेन में यहां पॉजिटिव है, तो कंप्रेशन मूव कर रहा है लोड, या लोडिंग में कंटिन्यूअस वाली बीम में इस तरह का चेंजेस आएंगे। तो इसका मतलब कि जब मोमेंट चेंजेस इट्स साइन में अगर परिवर्तन होगा तो वहां पर भी आपको निगेटिव मोमेंट डेवलप हो जाएगा, इसलिए डबली रीइंफोर्समेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये वजह है कुछ की वजह से हमने बीम को डबली रीइंफोर्स बीम में डिजाइन करना पड़ता है। अब हम यहां समझने की कोशिश करें कि ये डबली रीइंफोर्स बीम सिंगली रीइंफोर्स बीम से कैसे अलग है, किस तरह से अलग है, और क्या उसमें खूबियां हैं जिसको हम यहां पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसका जो प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे। तो एनालिसिस पार्ट ये होता है बीम का। एनालिसिस पार्ट का मतलब ये हुआ कि बीम का क्रॉस सेक्शन आपको दिया है, स्टील की मात्राएं दी गई हैं, डेप्थ और विड्थ वगैरह दी गई, सब डाटा मालूम है आपको। मोमेंट का कितना ये बीम मोमेंट कैरी कर सकती है, ये हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें। तो ये आपका एनालिसिस ऑफ डबली रीइंफोर्स्ड बीम में ये पार्ट आता है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ये पार्ट 1 आपका हुआ है, तो ये जो मोमेंट कैरी करेगी वो इसको MU1 कर सकते हैं आप, और ये दूसरा पार्ट जो मोमेंट करेगी वो MU2 हो जाएगा, MU1 एंड MU2। तो आप ये देखो कि पहले जो हमारी अगर सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है, तो कंक्रीट के फेलोर में कितना जो है मोमेंट कैरी कर सकती है। तो अगर सिंगली रीइंफोर्स्ड का एजम्पशन करें हम लोग, जैसे सिंगली रीइंफोर्स्ड के बारे में सोचें, तो सिंगली रीइंफोर्स्ड द्वारा मैक्सिमम जो अगर लिमिट के अंदर हम मोमेंट कैरी करा सकते हैं, ये मान लीजिए सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का स्टील है, इसको हम यहाँ AST1 दे रहे हैं कि इतनी मात्रा से कैरी कर रहा है। तो यहाँ पर जो डायग्राम इसका आएगा, जैसे मान लीजिए आप स्ट्रेन डायग्राम ड्रा करेंगे, तो स्ट्रेन डायग्राम तो आपका इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर 0.0035 है, और यहाँ पर आपका 0.002 प्लस 0.87 FY/ES है, ये स्ट्रेस है। तो यहाँ पर इसकी वजह से जो हमारा स्ट्रेस डायग्राम आता है, वो स्ट्रेस डायग्राम आपका इस तरह से है, और ये पैराबोलिक, और यहाँ पर मान लीजिए आपका T है, और यहाँ पर कहीं C लग रहा है, तो ये C वैल्यू
इसको आप C1 कर सकते हैं कि मान लीजिए कंप्रेशन में है, इसको आप P1 कह दीजिए ले जाने के लिए। मान लीजिए ये आपकी सिंगली रीइंफोर्स बीम है, तो C1 फोर्स की वजह से ये जो लीवर आर्म आपका आएगा वो कितना है, D माइनस 0.42 XU लिमिट आप समझ सकते हैं मैक्सिमम। ये इतना जो है आपका मोमेंट इससे कैरी किया जाना है। तो कंक्रीट के फेलोर के लिए सिंगली रीइंफोर्स से जो सबसे ज्यादा मोमेंट मैक्सिमम आप कैरी करा सकते हैं वो आपका Mu1 होगा। तो Mu1 का क्या होता है, दैट इज K इंटू FCK BD स्क्वायर। ये किसकी वजह से है, कंक्रीट के फेलोर की वजह से। जब ये 0.0035 पहुंच जाएगा स्ट्रेन, तो यहां पर जो स्ट्रेस आपका आया था 0.45 FCK, यहां पर आपका आया था 0.45 FCK, दिस पॉइंट, दिस इज योर 0.45 FCK वैल्यू यहां पर आई है, और इसकी यहां टॉप से जो डिस्टेंस थी 0.416 या 0.4 XU थी, इसलिए D जो है आपका इतना आया। K इक्वल टू F, K इक्वल टू, अगर F 415 आप लोगे तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K इक्वल्स टू 0.48, K इक्वल टू 0.138 आ जाएगी। अगर आप Fe 250 लोगे तो 0.148 आ जाएगा। अगर आप इफ K इज दिस मच 0.138 आप ले लोगे, ठीक है। अगर Fe आप 500 लोगे तो K की वैल्यू कितना हो जाएगी, 0.133 जो पीछे हमने किया था। अगर Fe 250 होगी तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 0.148। तो इसमें आप इसको ध्यान रखेंगे कि K की वैल्यूज ये हमारी आएंगी, जो कि लिमिटिंग केस में है। Mu की लिमिटिंग केस में Mu1 की वैल्यू जो हमारी आ रही है वो आपका आ गया, दैट इज आप निकाल लोगे पॉइंट, मान लीजिए 138 FCK BD स्क्वायर से आप निकाल लोगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, आप आराम से इसको निकाल लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसमें ये फार्मूले के माध्यम से आप कैलकुलेट कर लोगे। FCK की वैल्यू मान लीजिए M20 है तो M20 रखिए, और BD ऑलरेडी दिया है तो आप Mu1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, M1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम इससे AST1 कितना स्टील यहाँ पर यह लग रहा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे उसको, M1 से हम लोग किस तरह से निकालेंगे, दैट इज Mu1 इक्वल टू 0.87 FY AST1, ठीक। दिस इज जो T1 डिस्टेंस लीवर आर्म, D माइनस 0.42 XU। तो इसमें क्या हुआ, आपका AST1 निकल आएगा। AST1 आप फाइंड आउट कर लोगे, दैट इज Mu1 डिवाइडेड बाय 0.87 FY D माइनस 0.42 XU लिमिट या XU करके आप फाइंड आउट कर लोगे। तो यहां पर आपका पहले पार्ट में AST1 अगर बैलेंस है तो उसका वैल्यूज आप इसको निकाल सकते हो। आप जैसे पहले सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में करते थे उस तरह से इसमें हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज फॉर AST1 तक आप निकाल लोगे। दूसरा पार्ट में जो हम चलेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि कैसे हम और वैल्यूज जो है AST2 की वैल्यू और ASC की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये हम लोग कोशिश करें कि हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर आप लोगों को क्लियर है कि हम नंबर 1 प्रोसीजर में सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम से कितना मोमेंट कैरी कराना है नंबर 1, और कितना स्टील प्रोवाइड करना है नंबर 2 मालूम हो गया। तो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम से सिंगली बैलेंस
reinforces singly balanced reinforced बीम से हम लोग क्या ज्ञात कर लिए? एक तो हम लोग MU1 ज्ञात कर लिए, MU1 0.138 FC के BD स्क्वायर, ये ज्ञात कर लिया हमने FE 415 के लिए। मान लीजिए FE 415 के लिए हम ये वैल्यू ज्ञात कर लिए 15 के लिए। और इसी तरह से AST1 भी हम लोग फाइंड आउट कर लिए। AST1 MU1 डिवाइडेड बाई 0.87 FY 0.87 FY into D minus 0.42 XU लिमिट। तो XU लिमिट बाई D हमको ऑलरेडी मालूम है, तो आप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप AST1 और MU1 ऑलवेज फाइंड आउट कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सवाल उठता है कि दूसरे पार्ट में जो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, इस वाले पार्ट में AST2 कैसे ज्ञात करेंगे? स्टील की मात्रा को सेकेंड पार्ट में जो बीम MU2 कर रहा है, MU2 का मतलब क्या हुआ, कैसे हम ज्ञात करेंगे, इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। That is MU2 इक्वल्स टू, ये सपोज करिए कि आपका यहां पर, हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें इसको, यहां पर इसके डायग्राम को हम स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम को ड्रा करते हैं इसका, इस पॉइंट पे, और यहां पर हम जाते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, एक इसका स्ट्रेन डायग्राम ड्रा करेंगे। यहां पर क्या है, 0.0035 है, और ये जहां पर लगी हुई है D डैश है पॉइंट, मान लीजिए ये आपका D डैश पॉइंट है, यहां पर लगा हुआ है। और इस पॉइंट पे जो हमारा स्ट्रेस है एप्सिलॉन S है, जिसकी वैल्यू आप 0.002 प्लस 0.87 FY/ES ये वैल्यू है। तो आप यहां देखो कि ये स्ट्रेन 0.0035 है, और साथ ही साथ इसका स्ट्रेस डायग्राम अगर हम ड्रा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस तरह से आप देखोगे, ये हमारा दो फोर्सेस इसमें करस्पॉन्डिंग आएंगे। आप इसको सोच सकते हो, अगर टोटल में सोचा जाए तो ये हमारा T होगा, और यहां दो फोर्सेस काम करेंगे, एक इसके करस्पॉन्डिंग काम करेगा, मान लीजिए CS है, और एक यहां काम करेगा, ये CC है। दो फोर्सेस काम करेंगे। इसके दोनों फोर्सेस जो हैं, इनकी डिस्टेंस यहां से इसकी D डैश है, और इस वाले दूसरे वाले फोर्स का जो लीवर आर्म है वो मान लीजिए आपका ZC है, और इसका जो लीवर आर्म आप मान लीजिए ZS है। तो यहां पर जो मोमेंट है टोटल हम जो कैरी करा रहे हैं, वो MU1 से जो कैरी कराए थे, दैट इज CC इंटू ZC। ठीक है, MU2 से जो करा रहे हैं वो कितना करा रहे हैं, दैट इज CS इंटू ZS। ये दो मोमेंट हम लोग कैरी करा रहे हैं। तो यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमने पहले वाले सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम बना करके और इसको हमने कैरी करा लिया, सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम बना के इसको कैरी करा लिया। और यहां पर जो सेकंड वाला मोमेंट कैरी करा रहे हैं, उसके लिए ZS जो लीवर आर्म है वो कितना है, दैट इज D माइनस D डैश है। तो इसका मतलब ये हुआ कि MU2 का जो मोमेंट होगा वो कंक्रीट जो स्टील हम कंप्रेशन जोन में लगाए हुए हैं उसका
फोर्स मल्टीप्लाई बाई लीवर आर, दैट इज d माइनस d डैश। ये हो जाएगा, इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब देखने की बात यह है कि ये सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में जेडसी और सीसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर हम इस चीज को हल कर ले रहे हैं। लेकिन सेकेंड पार्ट का जो प्रॉब्लम है वो कंक्रीट जो हमारा स्टील कंप्रेशन जोन में है वो उसका स्ट्रेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका स्ट्रेस हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये समझने की हमको जरूरत है। तो इसको थोड़ा और क्लियरिफाई करके हम उस पार्ट को ले आते हैं, यहाँ उस पार्ट को ले आते हैं। तो यहां पर आप इस पार्ट पे लाइएगा तो यहां देखेंगे हम लोग कि ये इस पॉइंट पे जो एएससी है हमारी और इसका लीवर आर्म यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो d माइनस d डैश है। यहां जो फोर्स काम कर रहा है, यहां पर जो फोर्स काम कर रहा है ये है T2 और यहां जो फोर्स काम कर रहा है वो है आपका C2 या आप जो भी बोलते हैं या CS बोल सकते हैं, CS है तो CS यहां कंप्रेशन का फोर्स काम कर रहा है। अब आपको ये समझने की जरूरत है कि इस पॉइंट पे जहां पर आपका कंप्रेशन स्टील है वहां पर आपका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। तो वहां पर आपका ASC स्टील है, ASC स्टील है और जो वहां पर स्ट्रेस कंक्रीट में होगा FCC, मान लीजिए कंक्रीट में स्ट्रेस होता है और स्टील में स्ट्रेस जो है वहां FSC होता है। तो यहां हो जाएगा FSC माइनस FCC जो कंक्रीट का एरिया। तो ये स्ट्रेस क्या है, ASC स्टील का एक कंप्रेशन में एरिया और स्टील का स्ट्रेस में से कंक्रीट के स्ट्रेस को घटा करके हम लोग यहां पर फोर्स जो आपका आएगा CS को फाइंड आउट कर सकते हैं, CS फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब यहां दो पॉइंट हैं, एक तो FSC आपको फाइंड आउट करना, दूसरा FCC फाइंड आउट करना। अब यहां समझिए जैसे ये पॉइंट है हमारी कंक्रीट के कॉम्बिनेशन में, अगर ये देखा जाए तो कंक्रीट के कॉम्बिनेशन में ये है, कंक्रीट यहाँ पर है और यहाँ पर हम कंक्रीट पे यहाँ स्टील जो लगा रहे हैं, ये ऐसी लगा रहे हैं तो ये एरिया कवर कर रहा है। तो वो एरिया क्या है, कंक्रीट के इक्विवेलेंट मान लीजिए कंक्रीट का जगह जो है कितनी ले रही है, ASC जगह ले रही है। ASC में से हम कंक्रीट के स्ट्रेस को FCC को घटा दे रहे हैं। तो ASC FCC ये जो अतिरिक्त है इसको यहाँ हमने घटा दिया, इसलिए ये आपका रिजल्टेंट आ गया। लेकिन कोड जो प्रोविजन करता है कि CS की वैल्यू आप इसकी लेने की बजाय आप इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, FCC को नेग्लेक्ट कर दीजिए। अगर आप नहीं नेग्लेक्ट करेंगे तो हमें FCC की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कोड का प्रोविजन है इसलिए हमको नेग्लेक्ट करके ASC इंटू FSC ही यूज कर रहे हैं बाई IS 4562,000 के NXG में दिया है, NXG में दिया है कि आप इस FCC को नेग्लेक्ट करके यूज कर सकते हैं। अब ये FCC का जैसे जो वैल्यू है यहां पर आप देखोगे तो कितना है 0.45 FCK। तो मैक्सिमम जो वैल्यू हम ले सकते हैं वो 0.45 FCK ले सकते हैं। मान लीजिए 20 ग्रेड की आप कंक्रीट ले रहे हैं तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना 9 करीब आपका आएगा। और जो स्टील कंक्रीट का स्ट्रेस आएगा, मान लीजिए FE 415 लेते हैं तो वो काफी आता है 360 या 361 जो भी वैल्यू आएगी उसके रिस्पेक्ट में ये 9 वैल्यू जो है काफी कम है, इसलिए इसको आप निगलेक्ट कर देते हैं। इसको कोड ने कहा कि आप इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं निगलेक्ट करेंगे तब थोड़ा सा चीजों को समझने की जरूरत पड़ेगी। तब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो मुद्दा है, मेन मुद्दा है वो हमारा है कि हम यहाँ इसको समझने की कोशिश करें कि ये किस तरह से कंक्रीट स्टील जो कंप्रेशन में है उसमें स्ट्रेस कितना डेवलप होगा और जो कंक्रीट उस पॉइंट पे जहां पर स्टील लगा हुआ है वो कंक्रीट में भी कितना स्ट्रेन डेवलप होगा। दो पॉइंट हमको यहां समझने की जरूरत है। तो 1 बाय 1 हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो आप पहले यहां देखो कि ये जो कंक्रीट का FCC है
FCC, FCC, ये FCC जो फॉर्म है वो आपके इस कंक्रीट का जो स्ट्रेन डायग्राम है वहां 0.0035 और कोई एक पॉइंट है जहां पर कि 0.002 है। मींस आप अगर ड्रा करोगे इस तरह से स्ट्रेन डायग्राम, आप ड्रा करिए स्ट्रेन डायग्राम को इस तरह से, तो आप एक पॉइंट यहां पाएंगे 0.0035 है और दूसरा एक पॉइंट आपका है 0.002। इनके बीच में ये जो स्ट्रेस है आपका, जो स्ट्रेस डायग्राम यहां पर बनेगा उसका स्ट्रेस डायग्राम आपका इस पॉइंट तक, आप यहां देखो इस तरह से स्ट्रेस डायग्राम इस पॉइंट तक आपका, इस पॉइंट तक आपका स्ट्रेट लाइन है ये। उसके बाद ये पैराबोलिक हो जा रहा है, पैराबोलिक हो जा रहा है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेन है 0.0035 है और इस पॉइंट पे जो स्ट्रेन यहाँ पर है वो 0.002 है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से हम समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर आप ये स्ट्रेस डायग्राम को देखिए। स्ट्रेस डायग्राम में क्या है, यहाँ पर 0.45 FCK है। वो कहां तक है, जहां तक ये 0.002 है, जहां तक 0.002 है। इसको डायग्रामेटिकली अगर देखेंगे, अगर आप IS 456 का डायग्रामेटिक देखेंगे तो कंक्रीट का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है। ये हम आपको दिखा देते हैं। जैसे कहां तक है, ये इस तरह से डायग्राम है। यहाँ पर आप अगर आप ध्यान दें, यहाँ इस पॉइंट पे देखें तो ये पैराबोलिक है और इस तरह से ये FCK 0.667 और 0.67 डिवाइडेड बाय गामा है। इसको इस तरह समझने की कोशिश कर सकते हैं कि कंक्रीट के केस में जो स्ट्रेस डायग्राम है वो किस तरह से वेरी कर रहा है। दो पॉइंट पे है, एक है 0.002, दूसरा पॉइंट हमारा 0.0035 है। तो यहां पर जो डायग्राम हमारा आ रहा है वो इस तरह से है कुछ। दिस इज योर डायग्राम, कर्वेचर, सेकेंड कर्वेचर, थर्ड कर्वेचर इस तरह है। तो ये पोर्शन यहां से इस पॉइंट तक, मान लीजिए 0.003 पॉइंट तक, 0.0035 तक, ये यहां स्ट्रेट लाइन हो गया आपका, स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट। तो ये 0.0035 जब 0.002 से अधिक है, अगर स्ट्रेन इज ग्रेटर देन 0.002 और अप टू 0.0035, वहां पर आपकी जो वैल्यू है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है, कंप्रेशन कंक्रीट में स्ट्रेस है, वो कंक्रीट का स्ट्रेस कितना होगा, कंक्रीट का स्ट्रेस कितना होगा, कंक्रीट का स्ट्रेस आपका 0.45 FCK के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, 0.45। जहां इस पोर्शन जो है 0.002 टू 0.0035 है, वहां पर स्ट्रेस जो है आपका चेंज नहीं हो रहा है, 0.45 FCK होगा। अगर आपका कंक्रीट का स्ट्रेन इसके बीच में लाई करे तो आप FCC की वैल्यू कितना ले लेंगे, FCC की वैल्यू आप ले लेंगे 0.45 FCK। अगर आपकी वैल्यू जो है स्ट्रेन की 0.002 से 0.0035 के बीच में पड़ेगा, तब यहां पर अब ये देखने की बात है, जैसे यहां पर जो स्ट्रेन है, अगर मान लीजिए आपने D डैश कोई डिस्टेंस रखी है, किसी D डैश कोई पॉइंट होगा D डैश का, यहाँ और आपने D डैश रखा है, तो स्ट्रेन डायग्राम से आप यहाँ समझने की कोशिश की जाए कि ये डायग्राम में किस तरह से वेरी करेगा। मान लीजिए ये पॉइंट आप यहाँ पर डाल दीजिए इस तरह से, तो इसमें ये वाला पॉइंट स्ट्रेन यहाँ पर होगा E एप्सिलॉन C, समझिए एप्सिलॉन C यहाँ पर आ रहा है। तो इसके करस्पॉन्डिंग कंक्रीट में जो स्ट्रेन है वो कैसे, यहाँ ये 0.005 यहाँ इसको XU लिमिट, तो 0.0035 अपॉन XU इक्वल्स टू दिस वैल्यू, दिस इज एप्सिलॉन C या एप्सिलॉन C, ये कितना होगा, डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, दैट इज XU माइनस D डैश।
इसलिए इप्सिलॉन सी किसके बराबर हो जाएगा, एक्स यू माइनस डी डैश डिवाइडेड बाई एक्स यू, और बाहर जो है 0.0035 ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहां पर आप देखोगे कि इसका मतलब ये जो स्ट्रेन होगा वो आपका 1 माइनस डी डैश अपॉन एक्स यू इंटू 0.0035 ये वैल्यू हो गई। अब आप देखो अगर एक्स यू की वैल्यू अगर आप सपोज करो एक्स यू इक्वल्स टू 0.5d कैसे, देखिए एक्स यू लिमिट अपॉन डी इज 0.48 किसके लिए है, एफई 415 के लिए है। तो अगर एक्स यू की वैल्यू 0.48 को क्लोजली 0.5 कर दें तो यहाँ क्या होगा कि ये वैल्यू यहाँ पर हम लोग 0.5d कर दें तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, EC शुड बी ग्रेटर देन कितने बराबर होना चाहिए, ग्रेटर देन 0.002 से अधिक होना चाहिए। दिस अगर 0.002 से अधिक है, 0.002 से अधिक है, तब आपका जो FCC होगा वो 0.45 FCK आप ले सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, दैट इज 1 माइनस डी डैश अपॉन 0.5d इक्वल्स टू 0.0 इंटू 0.0035 इक्वल्स टू ग्रेटर इक्वल टू 0.002 लिमिटिंग केस में हम ले आते हैं इसको। जब ये ले आएंगे तो यहां पर हमें ये एक आइडिया हो जाएगा कि आपका FCC वैल्यू कितना आप एडॉप्ट कर सकते हैं। यहां पर आप समझने की कोशिश करिए, धोखा दे देते हैं। तो 1 माइनस डी डैश अपॉन 0.5d इक्वल्स टू 0.002, ठीक है, 0.002 डिवाइडेड बाई 0.0035 तो आप कर सकते हैं डी डैश अपॉन 0.5d इक्वल्स टू 1 प्लस 0.002 डिवाइड बाई 0.0035 sorry 1 प्लस 0.002 डिवाइडेड बाई दैट इज पॉइंट, आप इसको जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 0.0035 प्लस 0.002 डिवाइडेड बाई 0.0035 ये आ जाएगा आपका 3। दिस इज डी डैश अपॉन डी जो है हमारा आ जाएगा डी डैश अपॉन डी इक्वल्स टू 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.0325055 डिवाइडेड बाई 0.0035 ये वैल्यू हम देखें कितना आती है। दिस इज कमिंग 0.0055 डिवाइडेड बाई 0.0035 into 55.78 d dash 1.5d सॉरी ये गड़बड़ी कर दूंगा, यहाँ गड़बड़ी हुई है, माइनस नहीं होगा ये 0.1 मिनट के लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा, 1 माइनस होगा, सॉरी यहाँ पर होगा 1 माइनस 0.00
2 डिवाइडेड बाई 0.0035 इक्वल्स टू डी डैश अपॉन 0.5 डी। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.0015 डिवाइडेड बाई 0.0035 इंटू 0.5 इक्वल्स टू डी डैश अपॉन डी। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.0015 डिवाइडेड बाई 0.0035 इंटू 0.5 0.214 जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि डी डैश अपॉन डी डैश डी इक्वल्स टू 0.214। अगर ये 0.214 आपकी वैल्यू आ जाती है तो एफसीसी की वैल्यू जो आप लोग लेंगे, एफसीसी की वैल्यू जो आप लेंगे यहां पर अगर ये वैल्यू आपकी आ जाती है तो अगर इफ डी डैश अपॉन डी आप तुलना कर लें तो इलास्टिक में एफसीसी की वैल्यू जो होगी वो 0.45 एफसी के आप ले लेंगे। अदरवाइज ये हम जोन में चले जाएंगे। यहां पर जो है आपका पॉइंट एफसी के है, दिस इज एफसी के अपॉन 1.5, दिस इज एफसी के 0.67 अपॉन 1.5, दैट इज 0.45 एफसी के। तो ये वैल्यू आप यहां ध्यान रखें कि अगर डी डैश अपॉन डी इसकी वैल्यू 0.2 आती है तब आप इस वैल्यू को एफसीसी को 0.45 एफसी के लेंगे। तो ये वैल्यू आप एफसीसी के लिए निकालने के लिए जब आप उस फार्मूले को यूज कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने प्रोविजन दिया है कि आप इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, तो आप ये निगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये पार्ट हो गया हमारा कंक्रीट का स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग पॉइंट पे ज्ञात करने के लिए। अब हमारे पास आता है कि जब स्टील जो वहां लगी हुई है, जो स्टील है वहां पर किस तरह से हम लोग स्ट्रेस को कैलकुलेट करेंगे। दैट इज आपका जैसे सीएस जहां पर है, सीएस के कॉरस्पॉन्डिंग सीएस कैसे फाइंड आउट करें। सीएस इज एफएससी इंटू एएससी, निगलेक्टिंग आपका सीएस इक्वल्स टू एफएससी इंटू एएससी। तो इसमें ये पॉइंट हम लोग यहां पर ध्यान देंगे कि एफएससी फाइंड आउट करने के लिए हमें ये जो रिप्रेजेंटेटिव कर्व्स हैं जो IS 456 ने प्रोवाइड किया है डिफरेंट ग्रेड के लिए, उनकी रिप्रेजेंटेटिव कर्व के माध्यम से इस कॉरस्पॉन्डिंग जहां पर ये आपका CS D डैश के डिस्टेंस पर आपका स्ट्रेन है कंक्रीट में, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका स्टील का रिप्रेजेंटेटिव ग्राफ्स है उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन कितना है और उसके माध्यम से हम लोग स्ट्रेस की गणना करेंगे। तो हमारा दूसरा पॉइंट आया है, दैट इज एफएससी फाइंड आउट करना। एफएससी फाइंड आउट करना, हम एफएससी फाइंड आउट करने करें तो एफएससी क्या होगा। एफएससी इज द स्ट्रेन corresponding strain in concrete। वहां जो कंक्रीट कंप्रेशन में हमारा है स्टील, उसके लिए हम स्ट्रेन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि वहां पर स्ट्रेन कितना क्रिएट हो रहा है। तो इस स्ट्रेन को फाइंड आउट करने के लिए हम टिपिकल ग्राफ्स जो हैं उसको देखेंगे कि एफएससी को कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए स्ट्रेन के माध्यम से हमें अगर कोई वैल्यू मिलती है तो वहां पर हम लोग किस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम लोग रिप्रेजेंटेटिव ग्राफ में जाएंगे और आप एक चीज करोगे कि डी डैश पर जो कंक्रीट के कॉरस्पॉन्डिंग, कहने का मतलब हुआ कि स्ट्रेस
स्ट्रेन कॉरस्पॉन्डिंग कंक्रीट का जो स्ट्रेन गेन होगा उसको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम स्टील के डायग्राम से फाइंड आउट करेंगे। दूसरी बात शब्दों में कह सकते हैं कि एक बार वंस यू गेट द स्ट्रेन एट दिस पॉइंट, सीएस के रिस्पेक्ट में कंक्रीट में स्ट्रेन आपको मालूम हो गया, तो अब आप कंक्रीट के स्ट्रेन के इक्विवेलेंट स्टील का में जो स्ट्रेन ये डेवलप हुआ है वो रिप्रेजेंटेटिव ग्राफ के माध्यम से कितनी वैल्यू देगा उसको हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे एक टेबल में जिसको हम अभी आपको डिस्कस करना चाहते हैं। एक मिनट के लिए थोड़ा यहां पर आप देखोगे हम क्या करना चाह रहे हैं। हम एक ग्राफ के बारे में जो रिप्रेजेंटेटिव ग्राफ है उसमें स्ट्रेस की पोजीशन दिया है, स्ट्रेस और इन इलास्टिक स्ट्रेन। आप ये रिप्रेजेंटेटिव ग्राफ में देखेंगे तो इसमें अगर 0.80 Fy ले रहे हैं तो इसमें इन इलास्टिक नील है। अगर आप 0.85 ले रहे हैं तो इसमें आपका आ गया 0.001। अगर आप 0.90 ले रहे हो तो यहां आ गया 0.0003। इसके बाद अगर 0.95 ले रहे हो आप तो Fy की वैल्यू है 0.00307 और 0.975 आप ले रहे हो आप तो यहाँ पर इसकी वैल्यू है 0.0010। और अगर आप 0.10 Fy ले रहे हो तो वहां पर आपका जैसे देखते हैं 0.002। ये वैल्यू आपको यहां पर दी गई है। मींस जो रिप्रेजेंटेटिव ग्राफ्स हैं उनमें ये वैल्यू आपका इनइलास्टिक स्ट्रेन का 0.001, 0.003, 0.007 इसके कॉरस्पॉन्डिंग दी है। अगर सपोज करो कि आप किसकी कॉरस्पॉन्डिंग जैसे किसी के कॉरस्पॉन्डिंग मान लीजिए आपका स्ट्रेस लेवल इन टेंशन यील्ड, इसके रिस्पेक्ट में अगर आप लेते हो, मान लीजिए 2 ग्रेड का लेके चलते हैं, Fe 415 का लेके चले, Fe 415 415 के लिए, तो यहां पर हम क्या करेंगे, स्ट्रेन लिखेंगे एक पॉइंट पे, दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस लिखेंगे, स्ट्रेन लिखेंगे। और यहां पर थोड़ा सा पॉइंट हम देखते हैं कि यहां पर ग्रेड आपका स्ट्रेस पूछ लेते हैं। दिस इज योर स्ट्रेस लेवल है ये 0.80, इसमें 0.87 Fy कर दिया, फिर 0.85, 0.87 Fy कर दिया, जहां यील्ड हो रहा है 0.90, 0.87 Fy, फिर यहाँ 0.95, 0.87 Fy, फिर यहाँ 9.75 सॉरी 0.975, 0.875 Fy, और यहाँ पर हमने कर दिया 0.87 Fy। इसकी करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन जो होगा, स्ट्रेन वो हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रेन कैलकुलेट करेंगे, वो यहां पर देखो 0.80 Fy के लिए
आपको इलास्टिक जो है नील मिल रहा है। तो यहां पर जो स्ट्रेन आपका आएगा 0.80 इंटू 0.87 FY, अगर आप इसके वैल्यू लिखें डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁵ प्लस नील। तो यहां पर जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी वैल्यू हमारी निकल के आई है 0.00144। इसी तरह से जब आप इसमें 0.85 पे आएंगे तो 0.85 इंटू 0.87 FY अपान 2 इंटू 10⁵ ES, इसमें ये वैल्यू जुड़ जाएगी 0.301 जुड़ जाएगी। तो यहां पर जुड़ जाने के बाद ये वैल्यू जो हमारी निकल के आएगी वो आपकी आ गई है 0.00163। इस तरह से आप इंटरपोलेशन करके, जैसे इसके कॉरस्पॉन्डिंग 80 का नील है तो नील जोड़ करके करेंगे, यहाँ 85 है तो 0.001 एडिशन करेंगे इलास्टिक, 0.90 को 0.003 का करेंगे और इस तरह से इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन की गणना कर लेंगे जो इस तरह से आएगी। दिस इज ए टेबुलेशन, दिस इज कमिंग 0.00144, this is 0.00163, 0.00192, 0.00241 और ये है 0.00276 स्ट्रेन है ये, और यहाँ पर है 0.0038 और इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है वो आपका है 288, 306, this is 324, this is 342, this is your 351, this is your 361। इस तरह से आप समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर हम इलास्टिक में अगर ये वैल्यू फाइंड आउट करने चाहते हैं तो इस फार्मूले के माध्यम से ये हम चार्ट तैयार कर लेंगे, और इसमें कहीं बीच में कोई अगर स्ट्रेन आ पाता है तो इसको स्ट्रेट मानते हुए इसमें इंटरपोलेशन के माध्यम से इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरह से आप एफएससी की वैल्यू, अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर इस पॉइंट पर कंप्रेशन में स्ट्रेन इतना आ रहा है, जितना स्ट्रेन इसके करस्पॉन्डिंग हम मान लीजिए कैलकुलेट करते हैं कंक्रीट में आ रहा है, तो कंक्रीट के करस्पॉन्डिंग ये स्ट्रेन जो है स्टील के इस तरह के रिप्रेजेंटेटिव ग्राफ के माध्यम से एफएससी की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। यू विल फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ एफएससी आप इंटरपोलेशन के माध्यम से जो स्ट्रेन आया है, जो स्ट्रेन यहाँ पर आया है उसकी करस्पॉन्डिंग ये एफई 415 लिए हैं तो उनसे ज्ञात कर लीजिए, या एफई आप 500 लिए हैं तो उनके लिए फाइंड आउट कर सकते हैं जो टेबुलेशन फॉर्म में, और उसके माध्यम से हम लोग एफएससी को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरह से आप एफएससी को फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट आता है वो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा लिमिटेशन में करते हैं कि हमारा मकसद क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। तो समरी में ये कह सकते हैं कि डबली रीइंफोर्स बीम इक्वल टू MU जो होगा दैट इज MU1 प्लस MU2। MU1 को आप लोग फाइंड आउट कर लोगे दैट इज KFCK/BD स्क्वायर से, जहां की K की वैल्यू आपका 0.148, 0.138, 0.133, ये डिफरेंट ग्रेड की FE 250, FE 415, FE 500 के लिए है। और इसी तरह से इस वैल्यू के AST1 को भी आप फाइंड आउट कर लोगे दैट इज MU1 डिवाइड बाई 0.87 FY, दिस इज योर स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई D माइनस 0.42 XU लिमिट। XU लिमिट की वैल्यू आप निकाल लोगे, XU लिमिट बाई D 0.53, 0.48,
0.46। इस हिसाब से आप 0.48, 0.46 से XU के लिए, Fe 250 के लिए, 415 के लिए, 500 के लिए, तो इस तरह से AST1 आप लोग कैलकुलेट कर लोगे। अब दूसरा पार्ट जो हमारा आएगा MU2 इक्वल टू ASC इंटू, जैसा हमने आपको डिस्कस किया था, FSC। आप इससे निकाल सकते हैं कोड के प्रोविजन से, अदरवाइज ASC FSC माइनस FCC से निकाल सकते हैं आप। तो इसके लिए हमने कोशिश किया है कि आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश किया है कि FCC की वैल्यू अगर ये जो D' अगर 0.2 से अधिक है, मतलब 0.2 से कम है कि लिमिटेशन में है, तो हमारी जो है 0.45 FCC की वैल्यू कितनी हो गई, 0.45 FCK के बराबर होगा। और FSC की वैल्यू जो है हम जहाँ स्ट्रेन जो आया उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो अभी हमने आपको डिस्कस किया उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो MU2 कंक्रीट फेलोर के लिए MU2 हो जाएगा आपका ASC इंटू FSC, आपको मालूम है ASC दिया है, तो MU2 फाइंड आउट होगा। दूसरा MU2 आप कंक्रीट के पार्ट में करेंगे तो ये भी AST2 इंटू D डैश माइनस के बराबर होगा। दिस इज ASC FSC इंटू D माइनस D डैश, सॉरी ये D माइनस D डैश के बराबर है। और ये MU2 AST2 की वैल्यू जो आप इससे फाइंड आउट कर लोगे, AST2 इक्वल टू MU2 जो इससे निकाला है आपने नंबर 2 समझिए, तो MU2 डिवाइडेड बाई AST, MU2 AST 0.87 FY भी होगा यहाँ, 0.87 FY, तो यहाँ 0.87 FY, this is your AST FY D minus D dash, this is your second थर्ड मान लीजिए। तो यहाँ पर आपका AST1 उससे निकल आया है और AST कितना हो जाएगा, AST इक्वल टू AST1 प्लस AST2, इससे आप जो है फाइंड आउट कर लीजिएगा, तो आपकी स्टील की मात्रा यहाँ पर निकल आएगी। AST1 AST2 को जोड़ेंगे तो आपका टोटल AST आ जाएगा। तो ये अभी तक हम यहाँ तक इस चीज को डिस्कस किए थे कि डबल रिइंफोर्स्ड बीम में इस तरह से हम इसको काम करेंगे। नेक्स्ट में हम एग्जाम्पल लेकर के इसका एनालिसिस करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग और अच्छे से समझ सकें। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास, थैंक यू वेरी मच।